नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सिक्स क्लास की ज्योग्राफी का पांचवा चैप्टर है। इससे पहले हमने तीन चैप्टर पढ़ चुके हैं। फोर्थ चैप्टर मानचित्र के बारे में है, जिसमें कुछ समझाने का कुछ नहीं है। इसमें मैप के बारे में बताया गया है केवल, कि मैप कितने प्रकार के होते हैं। ये पांचवा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इससे पहले हमने तीन चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वे नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर देखें। तो चलिए ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है दोस्तों ये वाला। सिक्स क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। 11वीं 12वीं की थोड़ा इससे लेवल ऊपर हो जाता है उसका, उसकी लैंग्वेज थोड़ा टफ होती चली जाती है। तो बहुत बेसिक सी जानकारी इस चैप्टर में दी गई है। जैसा कि चैप्टर में लिखा है कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि हमारा वायुमंडल क्या होता है, जलमंडल क्या होता है, और जिसको भू प्रॉपर्टी बोलते हैं, भूमंडल किसे कहते हैं, इन सबको देखेंगे। और देखेंगे कि हमारे पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं। इसमें केवल ये बेसिक सी जानकारी दी गई है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यकता तो भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं जहाँ पे हाईलाइट करूंगा, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से गिरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी से ऊपर हमारे एक वायुमंडल है जिसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, इसको वायुमंडल कहते हैं। कौन कौन सी गैसें होती हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रकार के गैसें भी होते हैं जिनके बिना दोस्तों हमारा जीवन संभव नहीं है। तो वायुमंडल में ये इतने प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल भी पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भूमंडल किसे कहते हैं? जिस पर हम रहते हैं या पृथ्वी का वह भाग जो ठोस है उसे भूमंडल कहा जाता है। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के ऊपर दोस्तों एक गैस की परतें हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो गैस होती हैं बहुत सारी उसकी परतें हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। और उन गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं? प्रमुख रूप से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प भी होता है। तो ये गैसें पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। यहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम भूमंडल को पढ़ते हैं कि भूमंडल क्या होता है, थोड़ा सा और आगे जानते हैं इसके बारे में। देखिए, यहाँ तीन शब्द को हाईलाइट किया गया है, आपको ये ध्यान में रखना है। एक तो यहाँ पे देखिए दोस्तों भूमंडल है। दूसरा आपका दोस्तों ये आपका वायुमंडल है, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा आपका जलमंडल है। ये तीन वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले भूमंडल को देखते हैं थोड़ा सा और। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रकृति की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। तो भूमंडल दोस्तों देखिए, अगर हम ऐसे बनाए यहाँ पृथ्वी, इसको पृथ्वी समझिए आप। मान लीजिए पृथ्वी है और ये त्रिज्या है पृथ्वी की। मान लीजिए पृथ्वी है त्रिज्या। और अगर मैं इसका एक ऐसे हिस्सा ले लूँ दोस्तों, ऐसे यहाँ, तो पृथ्वी को ऐसे तीन परतों में हम बांट सकते हैं। दोस्तों ये वाला फर्स्ट वाला हिस्सा भूमंडल है, भूपट्टी जिसको बोलते हैं, इस ये वाला फर्स्ट वाला। तो ध्यान रखना है, ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों इसको हम भूमंडल बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो पहले वाला हिस्सा है ये वाला, इसको भूमंडल बोलते हैं।
पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पृथ्वी की जो सतह है उसको दो मुख्य भागों में बांटते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी पर केवल जल और स्थल है। स्थल भाग को हम कॉन्टिनेंट में डिवाइड करते हैं और जलीय भाग को महासागरों में डिवाइड करते हैं। हम आगे देखेंगे कि कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप कितने हैं हमारी पूरी पृथ्वी पे, और हम देखेंगे कि महासागरों की संख्या कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि भूमंडल महाद्वीपों और महासागरों में बटा हुआ है। हमारे पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट हैं और 5 महासागर हैं। तो आपको ध्यान रखना है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, मैप में भी हम आगे देखेंगे। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। अभी आपको चित्र देखेंगे हम आगे चल के। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, ये हमें देखना है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। तो आपको देखना है कि समुद्र जल का जो तल होता है वो सभी जगह इक्वल होता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर हम समुद्र को बनाए यहाँ पे, देखिए अगर हम समुद्र को बनाए तो वो इस तरह से समुद्र की संरचना होगी दोस्तों। ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये समुद्र तल है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने बनाया। तो इस समुद्र का जो तल है ये सभी जगह समान होता है। आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है कि समुद्र जल का तल जो है सभी जगह समान नहीं होता। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। जो स्थल है, देखिए ये वाला मैंने जो हिस्सा बनाया है, ये वाला, ये दोस्तों मैंने स्थल बनाया है। तो स्थल की जो ऊंचाई है हम मापते हैं कि समुद्र तल की ऊंचाई से, कि समुद्र तल से ये कितना ऊंचा है। समुद्र तल को अगर यहाँ पे 0 मान लें हम, तो यहाँ से देखेंगे कि 1 मीटर ऊंचा है, 2 मीटर ऊंचा है। तो इस तरह से देखते हैं। तो जैसे समुद्र तल से जो हम दिल्ली है भारत की राजधानी, वो 400 मीटर लगभग ऊंची है। तो ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, जिसे शून्य माना जाता है। ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो समुद्र का तल होता है, देखिए अगर मैं दोबारा से आपको बनाऊं थोड़ा बड़ा सा, ये समुद्र है और ये आपका स्थल भाग है। तो ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये इक्वल होता है, ध्यान रखना है। ये सभी जगह समान होगा। और स्थल की ऊंचाई दोस्तों इस तल से मापते हैं यहाँ से कि ये कितना ऊंचा है इसकी तुलना में। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये मैप बहुत अच्छे से यहाँ पे समझना है हमें। पृथ्वी को मुख्यतः 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड करते हैं। कॉन्टिनेंट का मतलब स्थलीय भाग। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया। आपको ये ध्यान रखना, पहला नंबर एशिया। आपको ऐसे याद करना है, एशिया। फिर दूसरा यूरोप, देखिए यहाँ पे यूरोप लिखा है। और यूरोप कहाँ तक फैला हुआ, देखिए यहाँ तक, ये यूरोप का हिस्सा है। यूरोप और ये एशिया, देखिए एशिया में हमारा भारत आता है। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया भी बोलते हैं। तो अभी के लिए आप इनको दो कॉन्टिनेंट मान सकते हैं अलग अलग। देखिए एक तो एशिया हो गया आपका, दूसरा यूरोप हो गया, और तीसरा दोस्तों ये वाला अफ्रीका। ये अफ्रीका को भी आपको ध्यान में रखना है, ये वाला अफ्रीका, ये ध्यान में रखना है आपको। तीन हो गए दोस्तों। चौथा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, आपको ये ध्यान रखना है। चार। फिर दोस्तों यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, एक कॉन्टिनेंट आपका ये है। उत्तरी अमेरिका कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, ये वाला, ये देखिए आपको मैप में अच्छे से दिखा हुआ है ये वाला हिस्सा। और दक्षिण अमेरिका दोस्तों ये वाला। तो एक एशिया पहला, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा उत्तरी अमेरिका, छठा दक्षिण अमेरिका, और सातवां है दोस्तों अंटार्कटिका। ये आपको ध्यान रखना है। 7 कॉन्टिनेंट आपको पता होने चाहिए कि पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो आपको ये 7 के 7 कॉन्टिनेंट आपको याद रखने हैं। और हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। 5 महासागरों के हम नाम दोस्तों देख लेते हैं।
देखिए सबसे बड़ा है दोस्तों प्रशांत महासागर। पहले नंबर है, 5 महासागर की हमें गिनती करनी है। तो यहाँ से गिनती करते हैं, प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर दोस्तों यहाँ तक फैला हुआ है, ये सारा पूरा हिस्सा अटलांटिक महासागर का है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों हिंद महासागर। तीन दोस्तों। चौथे नंबर का दोस्तों आर्कटिक महासागर। और पांचवा दोस्तों दक्षिणी महासागर, जिसको अंटार्कटिका महासागर भी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो पांचवा है दक्षिणी महासागर, जिसको अंटार्कटिका महासागर भी बोलते हैं। अंटार्कटिका कहाँ पे है? यहाँ पे साउथ पोल है दोस्तों, ये साउथ पोल है आपका, ये नॉर्थ पोल है। तो ये आपको 7 कॉन्टिनेंट और 5 महासागर के जो नाम है, आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए। और देखिए ये वाली जो रेखा आपको दिख रही है, ये वाली 0 डिग्री है, इक्वेटर है। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इक्वेटर है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे 23.5 डिग्री, 30 डिग्री के नीचे यहाँ पे दोस्तों ये कर्क रेखा है, ये वाली है कर्क रेखा है, ये वाली। और यहाँ पे मकर रेखा है। और यहाँ पे 66.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है, आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना। और दक्षिण में भी यहाँ पे 66.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है, यहाँ पड़ेगी दोस्तों, यहाँ वाले। तो ये आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। तो आपको पता लग गया है कि हमारी पृथ्वी पे 7 कॉन्टिनेंट है और 5 दोस्तों महासागर है। तो एक बार फिर से जल्दी से कॉन्टिनेंट को देख लेते हैं। तो एशिया पहला, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिण अमेरिका, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां अंटार्कटिका। और 5 महासागर के नाम हम जल्दी से देखते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। दोस्तों अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट भी है और अंटार्कटिका एक महासागर भी है, आपको ध्यान रखना है। अंटार्कटिक महासागर को भी दक्षिणी महासागर बोलते हैं। तो आपको ये अच्छे से मैप का पता होना चाहिए, और ज्योग्राफी दोस्तों बिना मैप के अधूरी होती है। आगे बढ़ते हैं आगे। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ पे दोस्तों? हिमालय में है। हिमालय में दोस्तों, अगर हम भारत को बनाए इस तरह से, देखिए दोस्तों इस तरह से अगर हम भारत को बनाए दोस्तों, यहाँ पे हिमालय है, यहाँ यहाँ पे हिमालय दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। यही माउंट एवरेस्ट है जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। तो समुद्र तल हमने देखा था, समुद्र तल यहाँ पे है और माउंट एवरेस्ट दोस्तों यहाँ है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये 8,848 किलोमीटर है ऊंचा है इसकी तुलना में, समुद्र तल की तुलना में। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना ग्रत है। ये कई एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि मैरियाना ग्रत कहाँ पर स्थित है। तो मैरियाना ग्रत दोस्तों प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर दोस्तों ये यहाँ पर, मैरियाना ग्रत दोस्तों यहाँ पर है प्रशांत महासागर में, इस जगह। गर्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? गर्त का मतलब खाई होता है, कि बहुत गहरी खाई। प्रशांत महासागर में सबसे गहरी खाई है, जो कितने मीटर गहरी है? 11,022 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है, 11,022 मीटर गहरी खाई है प्रशांत महासागर में। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? देखिए जो पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो 8,848 मीटर ऊंचा है। जबकि प्रशांत महासागर में जो गहरी खाई है वो 11,022 मीटर है, यानी कि माउंट एवरेस्ट से और भी ज्यादा गहरी। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये आपको ध्यान रखना है। देखिए कॉन्टिनेंट की हम बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये आपको कॉन्टिनेंट याद होने चाहिए। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पे देखिए, देखिए ये आपकी 0 डिग्री है, इक्वेटर लाइन इसको हम बोलते हैं।
आप इस इक्वेटर को देखें तो ये वाला जितना भी हिस्सा है, ये वाला, ये सारा हिस्सा, ये इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री के उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध है, 0 डिग्री के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। तो आप देखिए कि अधिकांश स्थल भाग उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में। तो दोस्तों आप देख, मैं आपको देखते ही आसानी से बता सकता है कि स्थलीय भाग उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा है। दक्षिणी गोलार्ध में तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका का थोड़ा सा हिस्सा है, अफ्रीका का कुछ हिस्सा है और ऑस्ट्रेलिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा स्थलीय भाग है। ये देखिए, ये पूरा स्थलीय भाग कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। देखिए, स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। तो 7 कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो इन 7 कॉन्टिनेंट में तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, पूर्वी गोलार्ध किसे कहते हैं? अगर हम फिर से मैप को देखें, क्योंकि मैप को देखने से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। ये देखिए, हमने देखी थी ये वाली जो लाइन है, ये वाले 0 डिग्री इक्वेटर है। आपको पता है ये 0 डिग्री इक्वेटर है। तो ये वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है, ये वाला हिस्सा दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध है और ये वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है। हमने देखा था, ये तो अक्षांश रेखा है, हमने देखा था ब्रिटेन या इंग्लैंड से 0 डिग्री देशांतर रेखा जा रही है, 0 डिग्री, इस तरह से। तो हमने दो भागों में दोस्तों उसको बांटा था। यहाँ से 0 डिग्री देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये लिख रहा है, ये लिखा है 0 डिग्री। तो यहाँ से ये रेखा ऐसे जा रही है। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला पूरा, ये वाला हिस्सा, तो इसको दोस्तों ये पूरब में है तो इसको पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे। ये दक्षिण में है तो, सॉरी दोस्तों, ये पश्चिम में है तो उसको पश्चिम गोलार्ध बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, पूर्वी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध है, ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पे, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो देखिए, ये जो एशिया है, एशिया का पूरा हिस्सा यहाँ पे दोस्तों पूर्वी गोलार्ध में है। और भारत भी कहाँ स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। देखिए, भारत यहाँ पे है, ये भारत है। आपको ध्यान रखना है। देखिए, भारत कहाँ पर है? भारत दोस्तों, ये है भारत। तो ये एशिया का जो अधिकांश अधिकांश का सारा हिस्सा कहाँ पे दोस्तों? पूर्वी गोलार्ध में। आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा हिस्सा है केवल यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में, नहीं तो बाकी सारा हिस्सा दोस्तों ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये वाली लाइन यहाँ पे ये लिखी है, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत स्थित है जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो एशिया के पश्चिम में देखिए दोस्तों, यूराल पर्वत ये रहा। अगर आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा, ये यूराल पर्वत यहाँ पे है, ये यहाँ पे यूराल पर्वत है। आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो हिस्सा दोस्तों, ये यूराल पर्वत है जो यूरोप को और एशिया को अलग करता है। एशिया को यूरोप से जो अलग करता है वो यूराल पर्वत है। आपको ये ध्यान रखना है, और बाकी आगे भी कई बार ये आ ही जाएगा ये वाला पॉइंट, तो आपको याद आसानी से हो जाएगा। तो आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। तो एक बार और दोस्तों उसको देखते हैं, यूरोप को। अभी तो हमने एशिया को देखा है। एशिया यूरोप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन यूरोप दोस्तों कहाँ पर है? एशिया के पश्चिम में। ये देखिए, एशिया ये है तो पूरब ये वाला हिस्सा है, पश्चिम ये, उत्तर दक्षिण। तो एशिया के पश्चिम में स्थित है यूरोप, ये वाला एशिया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये छोटा सा है। आपके रूम में दोस्तों वर्ल्ड और इंडिया का एक मैप जरूर लगा होना चाहिए।
इससे आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। देखिए दोस्तों, ये आपको इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वह कॉन्टिनेंट कौन सा है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री इक्वेटर रेखा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये रही कर्क, विषुवत और मकर, ये तीनों ही रेखाएं दोस्तों केवल और केवल अफ्रीका से होकर गुजरती है। आप देखिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ केवल उत्तरी अमेरिका से गुजर रही है कर्क रेखा, दक्षिण अमेरिका से दोस्तों विषुवत और मकर रेखा गुजर रही है। लेकिन ये तीनों ही रेखाएं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजर रही है, आपको ये ध्यान में रखना है। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है दोस्तों। पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, वहां जाकर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। देखिए सहारा का रेगिस्तान दोस्तों यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए सहारा मरुस्थल ये रहा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। सहारा मरुस्थल यहाँ पे है और एटलस पर्वत जो है एटलस यहाँ पर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सहारा मरुस्थल कहाँ पे दोस्तों, ये है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जामिनर कई बार पूछ सकता है आपसे नील नदी कहाँ कौन से कॉन्टिनेंट पर है, अफ्रीका में है। आगे हम देखेंगे कि नील नदी किन अफ्रीका के किन देशों से होकर गुजरती है, आगे हम देखेंगे। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत व्रत इसके किन किन भागों से होकर गुजरता है। तो ये आपको मैप में देखना है। और बाकी दोस्तों आगे जो चैप्टर आएंगे 7th 8th 9th 10th 11th के, तो उसमें आपको और ज़्यादा डिटेल से इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है। अभी के लिए इस चैप्टर में जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी को ही लेकर चलते हैं। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि बोलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ मैप में अच्छे से समझ सकते हैं आप। देखिए दो कॉन्टिनेंट है, एक तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पर ये पतला सा संकरा रास्ता है स्थल का, इसको स्थल संधि बोलते हैं। एक स्थल संधि होती है दोस्तों और एक जल संधि होती है। तो दोनों का काम क्या होता है, जोड़ना होता है। किन्हें किन्हें जोड़ना होता है अभी हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है स्थल संधि। स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, स्थल संधि दो स्थलीय भागों को जोड़ता है, जो दो बड़े स्थल भाग हैं उनको जोड़ेगा ये। देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ रहा है, तो स्थल संधि है। और ये स्थल का एक संकरा भाग होता है, स्थल का संकरा भाग होता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये स्थल संधि हो गया। जल संधि क्या होती है, पानी का एक भाग होता है, एक छोटा सा रास्ता, पानी का संकरा भाग होता है। जल संधि, जल मतलब जल, जल मतलब पानी, पानी का एक रास्ता होगा। स्थल मतलब भूमि, भूमि का एक रास्ता होगा। तो जल संधि की हम बात करें तो जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो भारत और श्रीलंका को दोस्तों कौन सी जल संधि जोड़ती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा आपको। तो ये ध्यान में रखना है आपको, स्थल संधि और जल संधि किन्हें कहते हैं, एग्जामिनर इससे आपसे पूछ सकता है कई बार। यहाँ फिर पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरी स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर है प्रशांत महासागर, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। देखिए आप मैप में देख सकते हैं इस वाले में, इस मैप में, और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
यहाँ प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, और दोस्तों यहाँ पे दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर। तो तीन महासागरों से ये कॉन्टिनेंट घिरे हुए हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो आपको ये दो पॉइंट ध्यान में रखना है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है कि दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन से कॉन्टिनेंट पर पाई जाती है? तो आपको बताना है कि ये अमेजन नदी है, ये दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। तो अभी हम देखते हैं कि एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है और अमेजन नदी कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, मैप पे हम दोबारा चलते हैं। विश्व का मैप दोस्तों आपके रूम में लगा होना चाहिए। ये देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला ये रही दोस्तों, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला ये है, ये फैली हुई है यहाँ पे। और अमेजोन नदी दोस्तों ये रही यहाँ पे, ये अमेजोन नदी है। तो आपको ये दो पॉइंट ध्यान में रखना है। और रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे दोस्तों? यहाँ उत्तरी अमेरिका में। रॉकी पर्वत श्रृंखला और एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये दो पर्वत श्रृंखला आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पर है। एग्जामिनर इनको इंटरचेंज कर सकता है और पूछ सकता है आपसे कि एंडीज पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। तो दोस्तों गलत हो जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये पता होना बेहद जरूरी है। इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलैरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे? तो कई बार पूछ सकता है कि वे कौन पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो ये दो नाम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस दृष्टि से, तो आपको ये पता होना चाहिए। एडमंड हिलेरी, ये न्यूजीलैंड के थे, और भारत के थे तेंजिंग नोर्गे शेरपा। जापान की जुंको तोइबई विश्व की पहली महिला थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जापान की एक महिला थी जिनका नाम था जुको ताबेई। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। विश्व की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, वे कहाँ से थी? तो जापान से थी। उनका क्या नाम था? तो जुंको तोबई या ताबई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। कब? 1984 में, 1984 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, छोटी सी, आपको ध्यान में रखना है। फैक्ट चीज़ है, लेकिन आप इसको बार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो अच्छे से आपका याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया आपने देखा है, यहाँ पे छोटा सा कॉन्टिनेंट है यहाँ पे दोस्तों, ये रहा ये। तो ये ध्यान में रखना है। और चारों तरफ से महासागर ही है, तो हिंद महासागर है यहाँ पे, यहाँ प्रशांत महासागर है, यहाँ दक्षिणी महासागर फैला है। आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो अंटार्कटिका मोटी बर्फ की परतों से ढका होता है, और यहाँ पे कोई मानव नहीं रहता है। देखिए यहाँ पे आगे लाइन आई गई है, वो वाली भी। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। तो यहाँ एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि किस कॉन्टिनेंट पर मानव नहीं रहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, अंटार्कटिका स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। वहाँ पे शोध के लिए वैज्ञानिक साइंटिस्ट जाते हैं, लेकिन स्थायी मानव नहीं रहते हैं वहाँ पे, अस्थायी रूप से कुछ मंथ, कुछ टाइम के लिए जाते हैं। देखिए बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री तथा भारती। तो आपको ये दो पॉइंट ध्यान में रखना है कि 7 कॉन्टिनेंट में से 6 कॉन्टिनेंट पर
स्थायी मानव रहते हैं, जबकि एक कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका पर स्थायी रूप से मानव नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों जलवायु अनुकूल नहीं है, वहाँ पे मोटी बर्फ पड़ती है बहुत, जो वहाँ का तापमान है माइनस में चला जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो 7 कॉन्टिनेंट दोस्तों आपने देखे हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। आगे बढ़ते हैं। तो एक तो कॉन्टिनेंट में हमारी पृथ्वी बटी थी, दूसरी बटी दोस्तों महासागरों में। तो यहाँ पे लिखा है जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। इनमें इतना अधिक खारा है कि पीने योग्य नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अधिक खारा है, जो कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिमनदियों, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग एलवन जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में होता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। देखिए, ध्यान में रखना है आपको। अगर पृथ्वी पर कुल पानी 100 मान लिया जाए, 100%, तो उसमें से दोस्तों 97% पानी तो दोस्तों ऐसा है जो पीने योग्य है ही नहीं, वो खारा पानी है, लवण युक्त है दोस्तों। केवल 3% पानी ही ऐसा है लगभग जो पीने योग्य है। और इसमें भी ये सारा पानी 3% का जो, अगर हम बांटें इसको, 3% भी दोस्तों टोटल नहीं है, हम राउंड फिगर में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 3% पानी में दोस्तों कहाँ कहाँ स्थित है? वो हमारी झीलों में स्थित है, नदियों में स्थित है, जिसको जो पीने योग्य है, या हिम नदियों में भूमिगत जल है। तो ध्यान में रखना, केवल 3% पानी। पृथ्वी पर इतना सारा पानी होने के बावजूद भी दोस्तों केवल हम 3% पानी ही हम इस्तेमाल करते हैं, यही पीने योग्य, बाकी दोस्तों है ही नहीं, इसलिए पानी की कमी है हम महसूस करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। जो देखे दोस्तों, महासागरीय जो जल होता है वो गतिशील होता है, क्योंकि उसमें महासागरीय धाराएं चलती है नदी की तरह। जैसे नदी हमेशा बहती रहती है, इस तरह से समुद्र में भी महासागरीय धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं कुछ नदियों के समान मान लीजिए, जो बहती रहती हैं, चलती रहती हैं नदी के समान। उसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं, ज्वार भाटा आते रहते हैं। तो इसलिए हमें जल हमेशा गतिशील रहता है, ये ध्यान में रखना है आपको। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से 5 प्रमुख महासागर हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, 5 महासागर के नाम मैंने आपको बता दिए हैं शुरू में ही। पहला प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर। और हिंद महासागर दोस्तों भारत के नाम पर ही रखा गया है, हिंद महासागर। तो कितनी गौरव की बात है कि महासागर का नाम दोस्तों हमारे प्यारे भारत के नाम पर रखा गया है। चौथा दोस्तों दक्षिणी महासागर, जिसको अंटार्कटिका महासागर भी बोलते हैं। और पांचवा है दोस्तों आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर मैंने आपको बता दिए हैं, और उनकी लोकेशन भी मैंने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ग्रत प्रशांत महासागर में स्थित है, ये मैंने आपको बताया है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। मैंने आपको मैप में दिखाने की कोशिश की है, आप दोबारा से जाके देख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। देखिए, एक बार हम अगर इसको मैप को फिर से देखें, तो ये देखिए, अगर हम इसको देखें, देखिए दोस्तों, कुछ इसकी आकृति अटलांटिक महासागर, देखिए दोस्तों एस के आकार की दिख रही है आपको, ये देखिए इस तरह से ये बन गई दोस्तों, ये एस आकृति में कुछ है, ये इस तरह से। और
अटलांटिक महासागर के पूर्व में दोस्तों यूरोप है, और अफ्रीका है, और पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। आगे बढ़ते हैं। यह अनियमित दंतुलित तट पर रेखा प्राकृतिक पोतश्रय में पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। अटलांटिक महासागर की बात करते हैं हम। आगे बढ़ते हैं तो हिंद महासागर। हिंद महासागर ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, तब पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। ये मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। दक्षिणी महासागर दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है, ये हमने देख लिया। दक्षिण महासागर को अंटार्कटिका महासागर भी बोलते हैं। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है, ये हमने देखा है। आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। इसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो ये जो आर्कटिक महासागर है दोस्तों, अभी मैंने आपको दिखाया कि नॉर्थ पोल में स्थित है वहां पर, और ये प्रशांत महासागर से एक जल संधि से जुड़ा हुआ है, जिसको बेरिंग जल संधि बोलते हैं। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा है। आगे हम देखेंगे बेरिंग जल संधि कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि महाद्वीप कितने हैं, फिर उसके बाद दोस्तों हमने महासागर को देखा है, और फिर हमने चर्चा की थी जो वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों वायुमंडल में कुछ परतें पाई जाती हैं, तो इन परतों को आपको याद होना चाहिए। सबसे पहली परत है सौरमंडल, इसको आपको याद होना चाहिए। फिर तापमंडल आपको पता होना चाहिए, फिर मध्यम मंडल दोस्तों, और फिर आयन मंडल, और फिर बहिमंडल। ये 5 परतें दोस्तों आपको इसी क्रम में याद होनी चाहिए। एग्जामिनर कभी कभी इनका क्रम भी आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह की महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। तो ध्यान रखना, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम जीवन ही संभव नहीं है। और ओजोन गैस भी दोस्तों हमारे वायुमंडल में ही पाई जाती है। समताप मंडल में गुड ओजोन पाई जाती है, और बैड ओजोन दोस्तों क्षोभ मंडल में पाई जाती है। हम देखेंगे इन दोनों का क्या क्या काम होता है। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल में बांटा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये आपको याद होना चाहिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में 78%, फिर ऑक्सीजन की मात्रा 21%, फिर अन्य गैसें हैं, यहाँ पे गैस यहाँ पे लिखी हुई है, ये परसेंट है। ये दोस्तों लिखा है कि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दोस्तों लिखी हुई है। बस ये बेसिक सी जानकारी इस वीडियो में बताना की इसमें कोशिश की गई है कि कॉन्टिनेंट कितने हैं हमारे पृथ्वी पर, महासागर कितने हैं, और वायुमंडल किन किन गैसों से मिलकर बना है। ये बेसिक सी जानकारी थी दोस्तों। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना। तो ये चैप्टर दोस्तों यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।